हेलो, नमस्ते। आप इस वक्त उर्मिला आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मेरे यानी रोहित तिवारी के साथ जुड़े हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। झारखंड बजट 2022-23। चाहे आप किसी भी परीक्षा की बात करें, जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, किसी भी परीक्षा की बात करें, किसी भी प्रकार के एग्जाम्स की बात करें, स्टेट में खास करके झारखंड में, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आपके साथ जरूर क्वेश्चन टकराएगा। और मैं बस चंद पॉइंट्स, मेरे पास 15 पॉइंट्स हैं इस वक्त बोर्ड में, और इन 15 पॉइंट्स के माध्यम से मैं इस बार जो झारखंड का बजट पेश किया गया है उसकी उन सारी बारीकियों को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप किसी भी प्रकार का इस पर से क्वेश्चन बने आप इजीली उसको बना सकेंगे। थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ठीक से सुनिएगा। एक बात और, अगर आपको यह वीडियो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, बजट भारत में संघीय शासन व्यवस्था है जिसके तहत केंद्र अलग बजट इशू करता है, प्रस्तावित करता है, और राज्य अलग बजट प्रस्तावित करता है। ठीक है ना। राज्य का जो बजट है वो अनुच्छेद 202 के तहत प्रस्तावित होता है, और केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तावित होता है। यहां यह भी बात ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है, बल्कि बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र है, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का जिक्र है। आइए देखते हैं क्या है। झारखंड का यह बजट 3 मार्च 2022 को प्रस्तावित किया गया। बजट का साइज 1.01 लाख करोड़ है। इसका मतलब यह है कि 1.01 लाख करोड़ हमारे पास कुल पैसा आया, और वही कहां खर्च होगा ये बताया गया है। अपने यहां आपको ये भी अच्छी तरह बता दूं मैं कि भारत में बजट घाटे का कंसेप्ट को समाप्त कर दिया गया, यानी जितना पैसा आना है उतने ही पैसे को खर्च करने का ब्यौरा आपको बताना होगा। राइट। तो जो पूरे बजट है उस बजट को दो भाग में बांट करके देखा जाता है। एक को कहते हैं राजस्व बजट, एक को कहते हैं पूंजीगत बजट। देख सकते हैं हम, राजस्व आय, राजस्व व्यय, फिर पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। ठीक है। आय और व्यय का लेखा जोखा को ही बजट कहा जाता है। यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि राजस्व आय मतलब वह आय जो बार बार आती हो, जैसे टैक्स वगैरह से आने वाली आय, हमारे किसी पीएसयू से, जैसे सेल से, या कहीं से जो स्टेट का अपना यूनिट होता है वहां से जो कमाई आ रही है वो फिर अगले महीने आएगी, फिर अगले महीने आएगी, वैसी आय उसको राजस्व आय कहेंगे। और पूंजीगत आय वैसी आय है जो एक बार आता है, और कहीं ना कहीं हम अपनी किसी परिसंपत्ति को हो सकता है बेच करके लाए, जैसे विनिवेश वगैरह, अपनी कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को जब हम बेचते हैं उससे जो पूंजी आती है, जो आय आता है, उस प्रकार का आय है। इसका मतलब साफ है कि एक स्वस्थ बजट की अगर बात करो आप, तो राजस्व आय ज्यादा बेहतर होता है पूंजीगत आय की तुलना में। और कोई भी सरकार यह प्रयास करती है कि राजस्व आय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का उपाय किए जाएं, पूंजीगत आय को कम किए जाएं। ठीक उसी प्रकार अगर व्यय की बात करोगे तो एक राजस्व व्यय है, एक पूंजीगत व्यय है। देखिए, राजस्व व्यय से किसी नए प्रकार के एसेट क्रिएट नहीं होता, कोई नई परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, न ही नए अवसर सृजन होते, न ही नए आय के अवसर सृजन होते। लेकिन पूंजीगत व्यय क्या होता है? एक इस प्रकार का व्यय है जिससे नए एसेट क्रिएट किए जाते हैं, नई परिसंपत्तियों का सृजन होता है, नई अवसरों का सृजन होता है, नए रोजगार पैदा होते हैं। इसका मतलब कि राजस्व व्यय कम किए जाए और पूंजीगत व्यय ज्यादा किए जाए, यह प्रयास किया जाए। अब जैसे मान लिया जाए जो पेंशन में जो खर्च हो रहा है वो राजस्व व्यय का हिस्सा है, उससे कोई नई परिसंपत्ति क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है ना। लेकिन अगर एक नया हम फैक्ट्री स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, वो पूंजीगत व्यय हुआ, जिससे नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि राजस्व आय बढ़े, राजस्व व्यय घटे, राजस्व आय बढ़े, पूंजीगत आय घटे, और राजस्व व्यय घटे और पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया जाए। अगर ये चार हो गया तो इसका मतलब समझिए कि वह बजट एक संतुलित और भविष्य के लिए एक बेहतर बजट उसको माना जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, 1.01 लाख करोड़ का ये बजट है, और 83,025 करोड़ का राजस्व आय है। हमारा राजस्व आय कहने का मतलब टैक्स वगैरह से, अभी मैं बताता हूं। ये देखिए, चार अलग अलग चीजें हैं राजस्व आय के अंतर्गत। एक है जो सेंट्रल टैक्सेस है, जो वित्त आयोग नहीं कहता है कि भाई सेंट्रल टैक्सेस का 41% राज्यों में बांट दिया जाएगा, वो वाला हिस्सा। तो झारखंड को सेंट्रल टैक्सेस से 27,000 करोड़ के आसपास मिला, जबकि स्टेट का यानी झारखंड सरकार का जो अपना टैक्स रेवेन्यू है वो 24,850 करोड़। यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि मतलब यह है कि हमारा अपने टैक्सेस से जो हमारे पास जो आ रहे हैं, जो पूंजी आ रहा है, जो राजस्व आ रहा है, उससे ज्यादा जो सेंट्रल टैक्सेस का जो राज्यों में बढ़ता है वो है।
क्लियर। दूसरी बात, अन्य राज्य का स्रोत मतलब वही है, राज्य की कोई फैक्ट्री हो, कोई कुछ हो वहां से, तो 13,762 करोड़। और केंद्रीय सहायता अनुदान की अगर आप बात करो, सेंट्रल जो ग्रांट्स इन एड जिसको बोलते हैं वो भी 17,405 करोड़। तो इसका मतलब अगर ये 17,000 और अगर ये 27,000 जोड़ दिए जाएं, आप जोड़ दें, तो इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि हमारी बहुत हद तक, हमारी ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य की जो वित्तीय निर्भरता है वो आज भी राज्यों पर सेंटर पर बना हुआ है। और ये कहीं ना कहीं वित्तीय स्वायत्तता के लिए, राज्यों के लिए खतरा है। और इसीलिए शायद भारत में ठीक तरीके से संघीय ढांचा काम नहीं कर पाता। संघीय ढांचा कहने का मतलब सेंटर का भी जो हक है, राज्य भी उतनी ही बराबरी, उतनी ही ताकत के साथ अपने शासन को आगे बढ़ाए। मैं इसकी बात कर रहा हूं, उसको कहते हैं संघीय ढांचा। लेकिन जब राज्य अर्थबल के लिए केंद्र पर निर्भर रहेगा तो यह संभव नहीं हो पाता है। आपके पास सेंट्रली जो सेंटर से जो हमें मिल रहा है, इधर 27,000 इधर 17,000, आपको क्लियर दिख रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जो स्टेट का अपना है उससे तो ज्यादा ही है कम से कम। राजस्व व्यय के बारे में बात करेंगे अब, तो कितना व्यय है, तो 76,273 करोड़। देखिए राजस्व आय 83,000 के आसपास है, जबकि राजस्व व्यय जो है 76,000 करोड़ के आसपास है। स्पष्ट है कि हम राजस्व घाटे का ये बजट नहीं है। राजस्व घाटा मतलब आय से ज्यादा व्यय हो जाता, लेकिन यहां व्यय कम है और इसीलिए इसको राजस्व बचत का बजट कहा जाता है, जो लगभग 6,751 करोड़ के आसपास का हमारा राजस्व बचत का ये बजट है, राजस्व अधिशेष का ये बजट है, यानी रेवेन्यू सरप्लस का ये बजट है। आपके पास क्लियरली दिख रहा होगा राजस्व बचत। पूंजीगत आय 18,075 करोड़, जबकि, और अच्छा मैंने अभी क्या बताया कि पूंजीगत आय अच्छी चीज नहीं होती, राजस्व आय अच्छी चीज होती है। तो राजस्व आय 83,000, पूंजीगत आय 18,000, ये कहीं ना कहीं अच्छा सिंबल है, राइट। ये हमें हो सकता है चुकाना पड़ जाए, ये एक ही बार आता है, ये अपनी परिसंपत्तियों को बेच करके जो लाया गया धन है उसके बारे में बात हो रहा है, पूंजीगत आय, तो ये कम है, अच्छी बात है। पूंजीगत व्यय 24,827 करोड़। यहां थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर आप राजस्व व्यय देखें तो 76,000 और पूंजीगत व्यय देखें तो 24,827 करोड़। जबकि मैंने क्या कहा कि पूंजीगत व्यय राज्य के लिए बेहतर होगा और पूंजीगत व्यय हमारा कम है। तो कोशिश ये होगी भविष्य में भी सरकारों की कि हमारा राजस्व व्यय घटे और पूंजीगत व्यय क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बढ़े। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पुरानी पेंशन व्यवस्था आदि को लागू करने का जो जिक्र हो रहा है, इससे ये नहीं समझ में आ रहा है। इससे यही होगा कि राजस्व व्यय ही बढ़ेगा और पूंजीगत व्यय को हम ठीक से नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जबकि पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा पाना ज्यादा जरूरी है अगर हम एक हेल्दियर इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं इस स्टेट में। तो करेक्ट, यहां तक आप समझ गए। यानी दो बातें आपने यहां पे देखा। नंबर एक, राजस्व आय का पूंजीगत आय से ज्यादा होना अच्छी बात है, किंतु खराब कहां है कि पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय से बहुत कम है। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। यानी हमें हमेशा ये बात ध्यान रखना होगा कि ये बढ़े, राजस्व आय बढ़े, और ये ध्यान रखना होगा कि ये घटे, और फिर ये ध्यान रखना होगा कि पूंजीगत आय घटे, पूंजीगत व्यय बढ़े। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला, इस बार बताया गया कि जो अनुमानित विकास दर होगा वो 6.15 स्थिर कीमत पर और 10.72% चालू कीमत पर। स्थिर और चालू कीमत कहने का मतलब, स्थिर कीमत कहने का मतलब यह है कि इसमें जो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट है, जो मुद्रास्फीतिक प्रभाव है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। और इसमें मुद्रास्फीतिक यानी मुद्रा की जो वैल्यू इस बार इस बीच गिरी है, जो महंगाई बढ़ी है, उसको इंक्लूड करके 10.72% बताया जा रहा है। चालू कीमत मतलब यही होता है और स्थिर कीमत मतलब उसमें मुद्रास्फीति को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। एक पर्टिकुलर साल का एक बेस स्केल मान लिया जाता है और उसके बाद जो मुद्रा की वैल्यू गिरी है या जो महंगाई बढ़ी है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो चालू स्थिर कीमत पर 6.15 और चालू कीमत पर 10.72% विकास दर रहने का अनुमान। राजकोषीय घाटा एक है। राजकोषीय घाटा मतलब हम लोग मानते हैं इसको बाजार उधार, कि जब हम लोग उधार लेकर के जो धन जुटाए हैं इसमें, उसकी बात, और वो कितना है तो 11,286, यानी हमें लौटाना पड़ेगा, जो जीएसडीपी का यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.81% के बराबर है। अच्छी बात है। माना जाता है कि आदर्श स्थिति यह है कि हम जीडीपी का 3% तक हमारा राजकोषीय घाटा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ और स्पेसिफिक बातें इस बजट में की गई, जैसे एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड की बात कर दी गई कि झारखंड के
जो गरीब पृष्ठभूमि के छात्र हैं उन्हें जब उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में कुछ जो हर्डल्स उनके जो लाइफ में आ रहा है, जो बाधाएं आ रही हैं, उन वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम को लाया गया। गुरुजी यानी दिशोम गुरु श्रीमान शिव सोरेन जी के नाम पर इस स्कीम को लाया गया है। तो इसके तहत क्या होगा कि जो उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में जो आने वाली जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को समाप्त किया जा सकेगा। 100 यूनिट फ्री बिजली की भी बात की गई है किसानों और गरीबों के लिए। अतिरिक्त कमरे के लिए 50,000 रुपए का एक फंड करेगा स्टेट फंड से, यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह के तहत जितने भी मिलते हैं उसके अलावे 50,000 स्टेट गवर्नमेंट उसी में जोड़ देगा और एक एक्स्ट्रा कमरा आपको स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से देगा। ये कहने की बात ये कही गई है। एक है गोधन न्याय योजना। इसके तहत क्या किया गया कि उचित मूल्य पर, माने एक फेयर प्राइस पर स्टेट क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, सरकार क्या करेगा कि गोबर को खरीदेगा और उस गोबर से एक तरफ गोबर गैस भी बनाया जाएगा और दूसरे तरफ जैविक खाद बनाए जाएंगे। और किसानों को जब गोबर खरीदी जाएगी उचित कीमत पर तो किसानों के आय में कुछ इजाफा होगा। तो यह है गोधन न्याय योजना। इसके अलावा इस बजट में क्रॉप्स फंड के बारे में बात कर दी गई, यानी फसल से संबंधित एक फंड होगा कि जब कृषि उत्पाद में किसी प्रकार का कोई हमें घाटा होता है तो इस फंड से उसको क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। और गोला जो रामगढ़ जिला में पड़ता है वहां पर एक डिग्री कॉलेज को भी प्रस्तावित किया गया है। इस बजट में जो एक सारांश इस बजट का देखें आप, ये 15 पॉइंट अगर तैयार कर लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहीं से आना है, इजीली आप बना ले जाइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार फिर से मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरी इस मुहिम को, मेरी इस इनिशिएटिव को आप अपना समर्थन दें। इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई कमी है तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में उस कमियों को जरूर रखिएगा ताकि हम आगे खुद को इंप्रूव कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।